नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। अफसरनामा में स्वागत है आपका। अफसरनामा में आज हमारे साथ 2011 बैच के एक आईएएस अफसर हैं जो एमबीबीएस भी कर चुके हैं और उसके बाद सिविल सर्विस में आए। सिविल सर्विस में आने के बाद भी जब कोरोना काल आया तो अपनी एमबीबीएस की जो दक्षता है, क्षमता है, उसका भरपूर इस्तेमाल उन्होंने किया और पब्लिक के हित के लिए उनकी जो एमबीबीएस है वो बेहद काम आई। प्रशासनिक क्षमता के साथ साथ एक डॉक्टर के तौर पर भी उन्होंने जन सेवा की। तो उन्हीं के एक्सपीरियंस हम जानेंगे, उनसे मुलाकात करते हैं कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरी जी से। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, डॉक्टर भी हैं और आप अब सिविल सर्विस में भी हैं। मैं थोड़ा पीछे आपको ले जाना चाहूँगा कि क्या जब आप छोटे थे दिमाग में क्या था आपके कि डॉक्टर बनना है, सिविल सर्विस में जाना है? बेसिकली जब मैं या फिर मेरे जैसे बहुत सारे लोग जो छोटे बचपन में रहते हैं तो जनरली एम यही रहता है कि चाहे मैं एमबीबीएस बनूंगा या डॉक्टर बनूंगा या मैं इंजीनियर बनूंगा या फिर मैं टीचर बनूंगा, इस टाइप का ही एम सभी लोगों का रहता है। और जैसे मध्यम वर्गीय परिवारों में भी ये देखा जाता है कि जनरली माँ बाप जो रहते हैं उनका यही सोचना रहता है कि बेटा अगर अच्छा करेगा तो इसको इंजीनियर या फिर डॉक्टर बना देंगे। तो बहुत बचपन से सिविल सर्विसेज, प्रशासनिक सेवा, इस प्रकार का कोई भी विचार घर में नहीं था। और एक जो सेट मेंटालिटी होती है उसके हिसाब से अगर आपको अच्छा नंबर आए, आप मेरिट में आए तो आपको डॉक्टर बनना है। तो उसी पैटर्न पे मैं भी चला, क्योंकि अगर मैंने बोला कि मैं बचपन से अगर मैं प्रशासनिक सेवा की तैयारी करता तो ये अतिशयोक्ति होती। पर जब मैं कॉलेज में जब आया तो मुझे लगा कि एमबीबीएस एक बहुत अच्छा करियर है, पर और भी बहुत सारे करियर है जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा एफर्ट्स और बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं, जिसमें जिसका एरिया ऑफ या फिर स्पेक्ट्रम ऑफ वर्क बहुत ज़्यादा है। तो उसी को देखते हुए मुझे लगा कि हम लोगों को प्रशासनिक सेवा की भी तैयारी करनी चाहिए। उस समय मेरे कॉलेज में कुछ सीनियर थे जो इस सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे थे, या फिर उस समय भी कुछ लोगों का सिलेक्शन भी हुआ था। इवन मैं पुणे में पढ़ता था तो हमारे कॉलेज के ही एक सीनियर पुणे के म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के कमिश्नर थे, तो वो भी हम लोग उनको देखते थे और उनका काम देखते थे और उनका एरिया ऑफ वर्क देखते थे। तो लगा कि एमबीबीएस तो बहुत अच्छा करियर है, इसमें हम लोग बहुत जनसेवा कर सकते ही हैं, परंतु और भी ऑप्शंस है और इसको एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। कहाँ के रहने वाले हैं आप और स्कूलिंग आपकी कहाँ पर हुई, कॉलेज कहाँ से पढ़े आप? मैं छत्तीसगढ़ से ही लगा हुआ महाराष्ट्र स्टेट से हूँ और मेरा ज़िला जो है वो छत्तीसगढ़ से यानी यहाँ दुर्ग से तो बहुत ही पास में है, 150-200 किलोमीटर के डिस्टेंस में ही है। मैं मूलतः भंडारा महाराष्ट्र का रहने वाला हूँ। और मेरा जो स्कूलिंग है बचपन में एक ब्लॉक लेवल के टाउन में पढ़ा हूँ, और फिर बाद में 11वीं-12वीं के लिए, क्योंकि ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं थे, ग्राम पंचायत लेवल के स्कूल थे, तो फिर मैं 11वीं-12वीं के लिए मैं फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर भंडारा में पढ़ने आया। और मेरे फादर टीचर थे यानी रिटायर हो गए अभी, और मेरी मदर हाउसवाइफ थी। फिर उसके बाद मैंने जो एमबीबीएस किया, क्योंकि मुझे नंबर्स अच्छे आए थे, तो मैंने महाराष्ट्र में एक दो टॉप मेडिकल कॉलेजेस है, उसमें मेरा भी एक मेडिकल कॉलेज आता है, वहाँ से मैंने एमबीबीएस किया। गांव में आपकी शुरुआती स्कूलिंग हुई। एक माइंडसेट होता है गांव के बच्चों को लेकर के, सरकारी स्कूल होते हैं, बहुत अच्छी एजुकेशन नहीं होती है, वो बच्चे बहुत ऊपर तक नहीं जा पाते या फिर बहुत ही विरले होते हैं। क्या अब आप इस पोजीशन पे हैं तो आपको लगता है कि गांव की स्कूलिंग कभी आपको अड़चन आई आपके यहाँ तक पहुँचने में, या पढ़ाई के दौरान आपको लगा नहीं वो शुरुआती पढ़ाई थोड़ी और मजबूत होती, मैं गाँव में पढ़ा इसलिए कहीं पीछे रह गया? मैं जब स्कूल में पढ़ रहा था तो बेसिकली हम लोगों को उतनी चीज़ें मालूम रहती जितने हम देखते हैं। तो जब मैं स्कूल में पढ़ रहा था तो मुझे ऐसा कोई फील नहीं हुआ कि मुझे लगा कि मुझे सब चीज़ें पता है। पर जब मैं शहर में आया तो मैंने देखा कि बहुत सारी चीज़ें हैं अपने को ग्रामीण परिवेश में या फिर स्कूलों में अपने को पता नहीं रहती है। जैसे मुझे 10वीं तक, यानी मेरे फादर भले ही टीचर थे, परंतु 10वीं तक मैंने कभी आईआईटी भी एक इंस्टीट्यूट होता है और आईआईटी में भी हम लोग जा सकते हैं और उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ता है, ये मुझे मालूम ही नहीं था। मुझे बस इतना मालूम था कि डॉक्टर बन सकते हैं, इंजीनियर बन सकते हैं, लेकिन आईआईटी टाइप इंस्टीट्यूट, आईआईएम टाइप इंस्टीट्यूट, जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स है, उसके बारे में मुझे जानकारी जब मैं शहर में आया तब हुआ।
तो वो जो बॉटल नेक है अभी नहीं रहेगा। परंतु मैं जब जिस परिवेश में पढ़ा था, मैं जब जहाँ पे रहा था, तो मुझे तो वो ज़रूर लगा कि बहुत सारी चीज़ें मैं उस समय नहीं जानता था। जब मैं शहर में आया तब मुझे जानना पड़ा। जब मैं 10वीं तक तो मैं ग्राम पंचायत स्तर के स्कूल में ही पढ़ा। जब 11वीं में आया तो डेफिनेटली मुझे याद है कि मुझे तो बेसिक इंग्लिश के वर्ड्स भी नहीं आते थे। तो मुझे फिर जब मैं 11वीं में गया तो मुझे लगा कि मुझे थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और जो यहाँ मुझे सुन रहे हैं, जो अभी आप ये चैनल देख भी रहे होंगे, उनको भी मैं बताना चाहूँगा कि जब हम लोगों का कहीं भी लिमिटेशंस अगर कभी भी आती है, तो एक सबसे अच्छा अगर सब्स्टिट्यूट है वो है हार्ड वर्क। अगर हम लोग हार्ड वर्क करेंगे तो हम लोगों का कोई लिमिटेशंस नहीं रहेगा। एक बहुत अच्छा सेइंग है, जहाँ पे इंटेलिजेंस के लिमिटेशंस होती है वहाँ पे हार्ड वर्क एक सब्स्टिट्यूट बनता है। मेरे जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो 10वीं तक गाँव में पढ़ते हैं, ग्राम पंचायतों में पढ़ते हैं या छोटे कस्बों में पढ़ते हैं, फिर 11वीं 12वीं के बाद वो बड़े जगह पे जाते हैं या फिर कॉलेजेस के लिए बड़े जगह पे जाते हैं। तो एक ट्रांजिशन रहता है। उस ट्रांजिशन में कुछ लोग कवर अप कर लेते हैं, कुछ लोग भटक जाते हैं। तो ये ट्रांजिशन मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब लोगों को। और मैं केवल मेरा उदाहरण नहीं देना चाहूँगा, मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो इन सभी परिस्थितियों से बाहर आके बहुत अच्छा किए हैं और बहुत अच्छा उन्होंने अचीवमेंट किया है। मेरे स्कूल्स में या फिर जब मैं कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के तुलना में जब एंट्री किया तो मुझे थोड़ा इंग्लिश, क्योंकि इंटरव्यू भी यूपीएससी का इंग्लिश में होता है, तो शुरुआत में मुझे थोड़ा सा दिक्कत हुआ। पर मैं जब देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो बहुत अच्छा फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोल लेते थे या फिर उनके भाषा में कम्युनिकेट कर लेते थे, परंतु सब्सटेंस नहीं था। शायद मुझे लगा कि मेरे पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है या फिर मेरे को ज़्यादा एनालिसिस है, पर मैं उसको अपने सही ढंग से सही शब्दों में नहीं रख पा रहा था। तो एक प्रैक्टिस ही है जो, या फिर हार्डवर्क ही है जो अपने जो लिमिटेशंस है उसको ओवरकम करने में मदद करता है। तो जो भी एक्सपोजर है, जो भी हम लोग जिस भी सराउंडिंग में आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए आते हैं। मेरा ये मानना है कि जब हम लोग शुरुआत में जब हम लोग एंट्री करते हैं तो थोड़ा सा टेंशन रहता है कि यार ये तो बहुत ब्राइट है, ये तो इसको तो 90% मिले हैं, इसको तो 95% मिले हैं, ये तो इस टॉप यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। परंतु ये कुछ दिनों का ट्रांजिशन है, इसको सभी बच्चों को हैंडल करना चाहिए। स्कूल से जब वहाँ पहुँचे थे 10th के बाद, आपने बताया कि भंडारा पहुँचे आप पढ़ने के लिए। भंडारा के बच्चों के बीच एक गांव का बच्चा पहुँचता है, तो क्या ऐसा कुछ भी हुआ कि जो वहाँ के बच्चे हैं उन्होंने आपको कम आंका हो, आपको लग गई हो कोई बात? कई बार ऐसा होता है, थोड़ा सा हीन भावना भी आ जाती है कि अरे वो बच्चे मुझे ऐसा बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा एक्चुअली मुझे तो इतना कोई ऐसा इंसिडेंट रिकलेक्ट नहीं हो रहा है, पर डेफिनेटली मुझे इतना तो रिकलेक्ट हो रहा है कि जब मैं पढ़ता था, जब मैं विषय, क्योंकि साइंस के सब्जेक्ट्स थे, फिजिक्स था, केमिस्ट्री था, सब इंग्लिश में था, तो जब मैं बहुत लिमिटेशंस फील करता था। मुझे लगता था कि ये बहुत टफ है। एक समय तो मुझे ऐसा लगा कि ये तो बहुत ही टफ है, मुझसे हो पाएगा नहीं हो पाएगा, चाहे तो क्या मैं इंग्लिश ड्रॉप कर दूँ या मैं साइंस ड्रॉप कर दूँ, और क्या फिर मैं और कोई स्ट्रीम ले लूँ। इस टाइप का भी थॉट्स आए थे, पर घर वालों ने सपोर्ट किया। और बेसिकली ये सब इनर पावर है, इनर विल है। अगर हम लोगों ने हम लोगों ने ठान लिया कि इसको हमें करना है, तो मुझे लगता है फिर कोई बैरियर हमारे बीच में नहीं आएगा। MBBS के बाद यूपीएससी एग्ज़ाम आपने किया, आपने बताया कि उसके लिए भी प्रिपरेशन हुई थोड़ी। क्या लैंग्वेज का जो मीडियम है वो कहीं बाधा बनता है किसी प्रकार का? आजकल तो हिंदी मीडियम के बहुत से बच्चे निकल नहीं, मेरा जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन था बचपन से वो मराठी में था। और फिर बाद में कॉलेजेस वगैरह, क्योंकि MBBS वगैरह का पूरा पढ़ाई इंग्लिश में होता है, तो बाय दैट टाइम जब मैं यूपीएससी के लिए प्रिपरेशन करने आया तो बहुत सारी चीज़ें मेरे लिए कंपैरेटिवली सरल हो चुकी थी। पर मेरे साथ जब मैं यूपीएससी के प्रिपरेशन करता था, मेरे साथ बहुत सारे बच्चे थे। कुछ लोग लोकल रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई करते थे, कुछ बच्चे हिंदी में भी पढ़ाई करते थे। तो लैंग्वेज बैरियर नहीं है। जब हम लोग क्योंकि अगर इसमें बेसिकली स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज जैसे डिप्टी कलेक्टर्स या फिर जो राज्य प्रशासनिक सेवा के जो सर्विसेज है या राज्य आयोग की जो सर्विसेज है, उसके लिए तो कोई लिमिटेशन नहीं है, क्योंकि मीडियम भी ऑलमोस्ट सभी लोगों का हिंदी है और
बहुत सारा कोर्स और बहुत सारा स्टडी मटेरियल हिंदी में आज की तारीख में उपलब्ध है। जब हम लोग यूपीएससी की जब प्रिपरेशन करते हैं तो थोड़ा सा लिमिटेशंस इन टर्म्स ऑफ मटेरियल आ सकता है, परंतु अभी आज की तारीख में तो बहुत सारा मटेरियल हिंदी में भी अवेलेबल है। इवन इंटरव्यूज़ में आप लोकल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, आप मेंस के पेपर्स में भी लोकल भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। तो आई डोंट थिंक सो कोई ऐसा लिमिटेशन है कि जिसके वजह से कोई भी दिक्कत हो। एमबीबीएस आपने किया हुआ है, उसके बाद आईएएस भी आप बन गए। क्या ये एमबीबीएस का कुछ सपोर्ट मिला? क्योंकि हमने सुना है कोरोना काल में आपने दोनों ही प्रशासनिक क्षमता और डॉक्टरी दोनों जमकर आजमाई और लोगों को काफ़ी हेल्प भी किया। चाहे मेरा बस इसमें थोड़ा मेरा एक थॉट है कि कोई भी एजुकेशन हो, चाहे वो एमबीबीएस हो, चाहे वो इंजीनियरिंग हो, चाहे वो आप ह्यूमैनिटीज़ में पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट्स में पढ़ रहे हो, कॉमर्स में पढ़ रहे हो, बेसिकली एजुकेशन केवल इंफॉर्मेशन नहीं है। एजुकेशन एक नॉलेज का सिस्टम है, एक सेट ऑफ स्किल्स है। तो अगर आप पर्टिकुलर स्ट्रीम में पढ़ रहे हैं, जैसे 12वीं के बाद आप 5 साल के एमबीबीएस या 6 साल के लिए आप मेडिसिन में दे रहे हैं, या 5 साल के इंजीनियरिंग कोर्सेज कर रहे हैं, या फिर आप 3 साल बीए के लिए, 2 साल एमए के लिए दे रहे हैं, तो एक सेट ऑफ स्किल, सेट ऑफ थिंकिंग पैटर्न आपका डेवलप हो जाता है। तो जो एजुकेशन है उसको हमें केवल एक इंफॉर्मेशन या फिर इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं समझना चाहिए, वो सेट ऑफ स्किल्स है। डेफिनेटली एमबीबीएस करने से या फिर कोई प्रोफेशनल, क्योंकि ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, इसमें बहुत सारे लोगों का ओपिनियन अलग भी हो सकता है। प्रोफेशनल डिग्री करने से मेरा ये मानना है कि प्रोफेशनल डिग्री करने के वजह से थोड़ा सेट ऑफ जो स्किल्स जिसकी मैंने बात की, वो थोड़ा ज़्यादा तो वो थोड़ा डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बहुत सारे सिचुएशंस हैंडल करने में हमें सहूलियत होती है और हमारा एक्सपोजर हमें काम आता है। कोरोना के टाइम में भी डेफिनेटली, क्योंकि मैं ना केवल मैंने एमबीबीएस में पढ़ाई की, मेडिसिन से पढ़ाई की है, लेकिन यूपीएससी में भी मैंने मेडिसिन ही सब्जेक्ट लिया था। तो डेफिनेटली कोरोना समय में मैनेजमेंट में डॉक्टर्स को समझने में, उनके रिक्वायरमेंट को एनालिसिस करने में, पेशेंट्स के नीड एनालिसिस करने में इसका बहुत मदद हुआ। इसके तो तो डेफिनेटली जो आप मीडियम है, जो आपका एजुकेशन है, जिस डिग्री या जिस प्रोफेशनल कोर्सेस में आप पढ़ते हैं, वो मायने रखता है। काफ़ी समय आपको इसमें हो गया, अब 2011 बैच के आप हैं। क्या करियर के दौरान ऐसा कुछ टफेस्ट डिसीजन या टाइम आया जो आपको लगा हो कि बड़ा मुश्किल है, और अभी भी आप कई बार अकेले में बैठते हैं तो उस चीज़ को याद करते हैं? एक्चुअली मैं जब मेरे लगभग 10 साल में इस राज्य में काम कर रहा हूँ। मैं शुरुआत बस्तर से किया, फिर इसके बाद मैंने पेंड्रा रीजन में भी काम किया, लंबा समय में बिलासपुर में था, कवर्धा में था, और फिर अभी दुर्ग या मुंगेली में भी था। तो हर रीजन के, हर एरियाज़ के प्रॉब्लम्स और हर एरिया के जो वर्किंग नेचर है, वहाँ का प्रशासन है, थोड़ा एरिया वाइज बदलता है। मुझे याद है, मैं जब सीओ जिला परिषद, जिला पंचायत कवर्धा था, कबीरधाम था, उस समय वहाँ पे एक शुगर फैक्ट्री आना था और उसको 1 साल के टाइम लिमिट में हमें कंप्लीट करना था। और उस समय मेरी जो डॉटर थी वो भी जस्ट न्यूबॉर्न थी, जस्ट बॉर्न हुई थी। तो मुझे एक तो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी थी, एकदम नए, अभी उसी महीने में जन्मी थी, तो उसको भी समय देना था। फिर मेरा प्रोफेशनल कमिटमेंट भी था, टाइमलाइन में शुगर फैक्ट्री इरेक्शन का काम भी करना था। तो दैट वाज द टफेस्ट टाइम इसमें। और जो भी अधिकारी या फिर जो भी इस सर्विसेज में आते हैं, उन सभी लोगों के लिए भी मेरा मैसेज है कि प्रोफेशनल कमिटमेंट में हम लोगों को बहुत सारी बार जो फैमिली का टाइम है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है। हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें टाइमली डिलीवर करनी पड़ती है। तो ये एक बहुत बड़ा टफ टास्क रहता है। भले ही हम लोगों को ऑफिसेस या फिर रेजिडेंस की व्यवस्था मिलती है, उसमें हम लोग कंफर्टेबल रहते हैं, परंतु बहुत सारी चीज़ें रहती है जिसकी वजह से हमें बहुत सारा टाइम कंस्ट्रेंट रहता है, वर्क प्रेशर्स रहते हैं। बिल्कुल। तो आप कहीं काम पे जा रहे हो अचानक और बेटी आपकी बोल दे कि पापा मत जाओ आज तो वाकई समझा जा सकता है। हाँ जी। फैमिली की बात आपने की, समय नहीं दे पाते, पर जब भी समय मिलता है
क्या करते हैं फैमिली के साथ, क्या करना पसंद करते हैं, हॉबीज़ क्या हैं? समय नहीं दे पाते, ये कहा जाना आई मीन ये पूरा उचित नहीं है। आई मीन जो हम लोग जितना समय देना चाहिए उतना समय कभी कभी नहीं दे पाते, ये बात है। पर उसके लिए कोई आई मीन उसमें कोई क्योंकि फाइनली हम लोग एट लार्ज पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं, तो इसमें कोई बहुत सारा इशू नहीं रहता है। बस एक थोड़ा सा कभी लगता है मन में कि बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम लोग इतना उसका उनका जर्नी इतना अच्छा से देख नहीं पाए। निश्चित रूप से इसको मैं भी समझता हूँ, क्योंकि हमारा भी प्रोफेशन ऐसा, और घर में ऐसे बाकी हमारे साथ भी होते रहते हैं। अब जैसा कि आपने बताया कि कोरोना काल को बहुत अच्छे तरीके से आपने यहाँ पर हैंडल किया, उसके बाद एक लंबा समय, क्योंकि जिस ज़िले में आप हैं वीआईपी ज़िला माना जाता है, मुख्यमंत्री का ज़िला है, क्या सोच अब आपकी आगे को लेकर है, अपने करियर को लेकर, या जब आप आगे सोचते हैं कि मैं ये करना चाहता हूँ और लगता है कि हाँ ये कर नहीं पाया हूँ अभी तक, कुछ ऐसा सोच के रखा है आपने? प्रशासनिक जो ब्यूरोक्रेसी है या फिर जो ब्यूरोक्रेटिक प्रिंसिपल है, तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि हम लोग जो है शासन के लिए काम करते हैं। तो हमारा सबसे बड़ा प्राथमिकता वही होता है कि जो शासन प्रशासन की जो योजनाएं हैं उसको बेहतर ढंग से क्रियान्वयन करना, यही हमारा सबसे बड़ा टास्क है। जो भी जिस पोर्टफोलियो में मैं रहा, चाहे वो जब मैं सीओ जिला पंचायत था तो हम लोगों ने सबसे बेहतरीन इम्प्लीमेंटेशन नरेगा किया था, जिसमें हम लोगों को राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड भी मिला था। स्वच्छ भारत मिशन में भी राष्ट्रीय स्तर का अवार्ड हमारे ज़िले को मिला था। तो सबसे बड़ा प्राथमिकता हमारा यही है कि जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उनका क्रियान्वयन करना, यही मेरा सबसे बड़ा टास्क है। उसके अलावा मैं पर्सनल इंटरेस्ट में हम लोग एजुकेशन के लिए मैं हमेशा काम करता हूँ। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल चालू की है, और मुख्यमंत्री जी के क्षेत्र में मैं बताना चाहूँगा सबसे ज़्यादा स्कूल्स हमारे पास है, लगभग 16 इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे ज़िले में है। तो उसका बेहतरीन क्रियान्वयन कराना वो एक मेरा व्यक्तिगत रुचि भी है और शासन की महत्वाकांक्षी योजना भी है। दूसरा, जब मैं कबीरधाम में था तो हम लोगों ने 10वीं और 12वीं के जो रिजल्ट्स हैं उसको लेके भी काफ़ी एक मिशन 70 शुरू किया था, जिसमें हमारा टारगेट यही था कि 70% बच्चे हमारे पास हो जाए, और हम लोगों ने उसको एकम्प्लिश भी किया था। तो ऐसे बहुत सारी अचीवमेंट्स है अलग अलग सेक्टर्स में, हेल्थ के सेक्टर्स में भी। पर अभी मेरा जो मुख्य फोकस यही है कि हम लोग लाइवलीहुड में और नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में काम करें, क्योंकि जिस प्रकार के सिनेरियो है आप सभी समझते हैं, ग्लोबल वार्मिंग एंड जो एनवायरनमेंट के जो चेंजेस हो रहे हैं, उसमें हम लोगों को नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट पे बहुत ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। और जो शासन का भी महत्वाकांक्षी योजना है नरवा गरवा घुरवा बाड़ी, वो उसी प्रिंसिपल पे बेसिस है। तो हमारा एक फोकस है कि हम लोग उसी पे काम करेंगे। हॉबीज़ क्या है आपकी? क्या जब भी इस फुर्सत मिलती है, क्या अपने लिए जब समय निकालते हैं तो क्या करना पसंद करते हैं? हम लोग तो सबसे पहले तो जब हम टाइम निकालते हैं तो हमें घूमना बहुत पसंद है। हम लोग बाहर आउटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। फिर खेलने में हम लोग स्क्वाश और क्रिकेट खेलते हैं, और बाकी तो आजकल वेब सीरीज एंड टीवी के भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, तो वो हम लोग पसंद से देखते हैं। फिल्में देखने का भी शौक होगा? हाँ, फिल्में भी देखते हैं। कौन आपके पसंदीदा एक्टर्स हैं? मुझे आई मीन वो तो जनरेशन के हिसाब से चेंज होते हैं। जब हम छोटे थे तो हमें अमिताभ बच्चन अच्छे लगते थे। जब थोड़े बड़े हुए तो मैं शाहरुख की स्वदेश मूवी से काफ़ी इंस्पायर था। मैं उस मूवी को देखा था तो मुझे हमेशा वो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग मूवी है। मैं हमेशा सबको रिकमेंड भी करता हूँ, उस मूवी को देखना चाहिए। रिसेंटली हमने आमिर खान की दंगल भी बहुत एंजॉय की है। तो बहुत सारे, देयर इज़ नो पर्टिकुलर एक्टर जो मेरा फेवरेट है, पर जो अच्छी मूवी आती है वो उसको हम सब देखते हैं। अच्छी मूवीज़ एंजॉय करते हैं, बिल्कुल। और कोरोना की हम बात कर रहे थे, यहाँ पर काफ़ी लंबा आपने यहाँ पर गुजारा वक्त है। तीसरी लहर की भी चर्चा होती है कई बार कि आ सकती है, हालांकि बहुत अच्छे से कंट्रोल छत्तीसगढ़ में सब कुछ किया गया है। किस तरीके से देख रहे हैं कि ज़िंदगी सामान्य बन सके, क्योंकि डॉक्टर भी आप हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, आम लोगों का जनजीवन सामान्य कैसे हो एक एहतियात के साथ, इसको लेकर क्या आपकी थॉट्स हैं? पहले तो थर्ड वेव के जो प्रिपरेशंस के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो एक पूरी कार्य योजना राज्य के लिए और ज़िले के लिए बनाई गई है, उसके अनुरूप हम सब लोग कार्य कर रहे हैं। इसमें
चाहे वो ऑक्सीजन प्लांट्स का इस्टेब्लिशमेंट हो, आप बच्चों के लिए या फिर बाकी सभी लोगों के लिए बेड्स है, आईसीयू बेड्स की व्यवस्था हो, तो वो तो ज़िले में हम लोग अभी ऑलमोस्ट तैयार कर लिए हैं। तो हम लोग अगर मेडिकल मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू अगर हम लोग देखें तो हम लोग मुख्य पूर्ण रूप से तैयार है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अगर केसेस आती है तो हम लोग उनको मैनेज कर सके। पर जैसे हम लोग जब ये कोरोना की शुरुआत हुई थी, कोविड के केसेस आ रहे थे, तब उस समय भी ये बात हो रही थी कि इसके साथ जीना हमें सीखना चाहिए। मास्क का और सैनिटाइजेशन का, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमें सबको करना चाहिए। और मुझे लगता है अभी बहुत सारे चीज़ें रूटीन में आ चुके हैं, बहुत सारे लोग इसको फॉलो करते हैं। अभी हम लोग हर जगह जाते हैं तो सैनिटाइज़र दिखता ही है, हम लोग जाते हैं तो सभी जगह मास्क तो लोग लगा ही रहते हैं। तो इसको एक पार्ट ऑफ लाइफ हम लोग बना देंगे तो मुझे लगता है कि जब तक ये पूरा प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं होता है तब तक हम लोग सुरक्षित रहेंगे। विजिट भी आप करते होंगे अपने काम के दौरान, गांव भी जाते होंगे, कई ऐसी जगहों पर जाते होंगे, या कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती होंगी जब आपको लगता होगा एक डॉक्टर और एक आईएएस अधिकारी के बीच कहीं दिमाग में द्वंद्व की स्थिति होती है। कई बार डॉक्टर कुछ सजेशन देता है, डॉक्टर वाला दिमाग, कई बार प्रशासनिक अधिकारी का सजेशन कुछ और होता है। किस तरीके से उससे हैंडल करते हैं? मेडिकल प्रोफेशन से जो एक महत्वपूर्ण जो एस्पेक्ट ह्यूमन नेचर में जो जो आता है वो है सेंसिटिविटी, संवेदना। तो मैं हमेशा उस चीज़ के लिए, एटलीस्ट मेरे प्रोफेशन को उस चीज़ के लिए मैं हमेशा याद करता हूँ कि हम कहीं भी जाते हैं तो पूरे संवेदना के साथ सबको सुनते हैं। और एक किसी भी ना कोई भी अफसर भी नहीं, पर एक सामान्य व्यक्ति के लिए भी ये बहुत आवश्यकता है कि हम सामने वाले को सुने, उसको पेशेंटली सुने, उसको टाइम दे, ताकि एक वेंट आउट का एक माध्यम मिले, लोगों के समस्याओं को हम लोग जाने। और अगर हम लोग शासन प्रशासन में संवेदना भी सबसे बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है। अगर हम लोग संवेदनशील नहीं है तो फिर हमारे पद का कोई महत्व नहीं है, ये मेरा मानना है। एक क्वेश्चन मैं जानना चाहूँगा कि अभी जितना वक्त आपका गुजरा है बचपन से अब तक, या करियर की बात कर लें, बेस्ट मोमेंट आपको कौन सा लगता है कि मज़ा आ गया इस काम को कर कर, या वो वक्त बड़ा यादगार है, चाहे फैमिली लाइफ हो या करियर की बात? फैमिली लाइफ में डेफिनेटली मैं और मैं और मेरी वाइफ, हम लोग साथ में कॉलेज में पढ़ते थे। और हम लोगों का आई मीन तो उसके साथ और हमारा दोनों का शादी होना है, क्योंकि मेरे लिए एक बहुत हाँ, मेरे लव मैरिज है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण समय था। और प्रोफेशनल लाइफ में अगर हम लोग देखते हैं तो मैं जब हेल्थ डिपार्टमेंट में काम किया था तो एक समय था, एजुकेशन के लिए मैंने काम किया, रूरल डेवलपमेंट में भी बहुत सारा काम किया। पर कोरोना समय में जो फाइनली एट द एंड ऑफ द डे, जब क्योंकि कोरोना के समय में दिन रात हमारा फ़ोन बजता था, पूरा समय हमारा फ़ोन बजता था। एट द एंड ऑफ द डे जब हम लोग जो लोग कॉल बैक करते थे, नहीं साहब हमें बेड मिल गया, या फिर हमारा काम हो गया, हमारा रिपोर्ट मिल गया, ये छोटी छोटी चीज़ें थी, लेकिन वो दिल को बहुत सुकून दे जाती थी। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत जो टीम एक यहाँ मिला है, जो लोगों का मार्गदर्शन मिला है, चाहे वो राजनीतिक हो या फिर चाहे वो प्रशासनीय हो, या फिर जो हमारे अधिकारी सहकारी कर्मचारी हैं, उनका जो मार्गदर्शन और सहयोग मिला है, वो एक बहुत यादगार रहेगा, हमेशा के लिए यादगार रहेगा। वाइफ भी आपकी मेडिकल फील्ड से? हाँ, वो भी डॉक्टर है। अच्छा, तब तो आपको और सपोर्ट मिल जाता होगा, जिस तरीके से आपका काम है। डेफिनेटली सपोर्ट आप देखते हैं किस तरीके से सब कुछ चलता है, मैनेज होता है। क्योंकि कॉलेज की लाइफ के बाद अब जितना कॉलेज की लाइफ में आप वक्त दे देते होंगे, अब उतना ही कम दे पाते हो, कुछ शिकवा शिकायतें भी हो जाती होंगी। हाँ, डेफिनेटली थोड़ा तो रहता है कि क्योंकि टाइम पे कभी घर नहीं आ पाते हैं, या फिर कभी बहुत सवेरे जल्दी, कभी कभी तो हम सवेरे 5 बजे ही घर से निकल जाते थे दौरा वगैरह करने के लिए, तो थोड़ा सा रहता है। पर वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, और वो सबसे महत्वपूर्ण, वो उसने भी कोरोना में बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जिले में किया है। पूरे होम आइसोलेशन की वो इंचार्ज थी, लगभग 90,000 से भी ज़्यादा, 90,000 केसेस हमारे पास होम आइसोलेशन में थे, तो उसके पूरे इंचार्ज के रूप में भी उसने काम किया है। तो एक अंडरस्टैंडिंग और एक बॉन्डिंग हमारा स्ट्रांग होने की वजह से ऐसा दिक्कत नहीं आता है।
चलिए सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और बहुत ही इंस्पायरिंग आपकी लाइफ है, आपका करियर है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। तो आईएएस अधिकारी डॉक्टर भूरे जी इस वक्त हमारे साथ बातचीत कर रहे थे। आपने उनका करियर देखा, किस तरीके से गांव से निकलकर एक बच्चा छोटे से गांव से निकलकर बड़े शहर में पहुंचता है, पढ़ाई करता है। एमबीबीएस और इंजीनियरिंग के अलावा बहुत ज़्यादा चीज़ें उसे पता नहीं थी, बहुत सी चीज़ों में अपने आप को कम पाता है, लेकिन हार्ड वर्क के ज़रिए वो आज इस मुकाम तक जा पहुंचा और इसी हार्ड वर्क के ज़रिए वो अपना एक करियर, जो अपना आगे का रास्ता है वो भी तय करना चाहता है। और लोगों से भी अपील करता है कि आपको डरना नहीं चाहिए, अगर आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो हार्ड वर्क करके उसे पूरा कर सकते हैं। अफसरनामा में आज इतना ही। अगली बार मुलाकात फिर किसी अफसर से।